दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यह सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास नहीं, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है। जहां इस प्लेटफॉर्म पर आप अब हमेशा कुछ अलग और नया सीखेंगे। दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में मैं कुछ सामान्य जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिससे रिलेटेड सवाल अक्सर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में आते रहते हैं। जैसे कि जेईई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन-कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और बनने के बाद इनका जॉब प्रोफाइल मीन्स एक्चुअल वर्क क्या होता है। इसके साथ-साथ आज हम यह भी जानेंगे कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर तैयारी के लिए हम क्या करने वाले हैं और तैयारी के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पहल को शुरू करने का हमारा एक ही मकसद है कि जो गलतियाँ हमने कभी की थी, वो आप लोग ना करें। वो गलतियाँ आप लोगों से ना हों, क्योंकि हमने सफलता से पहले जो असफलताएँ देखी हैं, जो मेहनत महसूस किए हैं और उन परिस्थितियों से जो सीखा है, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो जाएँगे। मित्रों, आज के इस आधुनिक सोशल मीडिया के ज़माने में आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ़ एक सही गाइडेंस की, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की और एक स्पार्क की, जो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करे कि वो बच्चा ये बोल पाए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो तभी होगा जब वो सही कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ेगा और सही दिशा में मेहनत कर पाएगा। और हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा सही दिशा में मेहनत करे, अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट पढ़े, जिससे वह किसी को पढ़ा सके, बता सके और एग्ज़ाम क्रैक करके एक सफल इंसान बन सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको जो पढ़ाने वाले हैं, वो लोग खुद एग्ज़ाम क्रैक करके किसी न किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं और टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। और इसके साथ-साथ सबसे अहम कि सपोर्टिव नेचर वाले लोग हैं, जो हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद इंसान के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और एक लाइन में कहूँ तो यह सिर्फ़ टीचर्स नहीं, संघर्ष और सफलता की एक कहानी है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक सिलेक्शन तक पहुँचने में और कौन-कौन सी गलती बार-बार छात्रों से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि उन्हीं गलतियों से बचकर अब आपको सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। मित्रों, हम लोगों ने अपनी तैयारी की यात्रा में जो संघर्ष झेला है, उसी अनुभव से आपकी सफलता का रास्ता बनाने का प्रयास करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ आपको वो तो पढ़ाया जाएगा जो किताब में लिखा है, उसके साथ-साथ वो भी सिखाया जाएगा जो ज़िंदगी ने सिखाया है। दोस्तों, अब समझेंगे जेई और एई कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है और कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेई या जूनियर इंजीनियर की, जिसे किसी भी डिपार्टमेंट की बैकबोन कहते हैं। यूँ समझिए कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर मशीन है, तो जेई को उसका गियर कहेंगे। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है ये। अब बात करते हैं कि इनका रोल मीन्स इनका काम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन की। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितना पैसा खर्च होगा, उसका एस्टीमेट तैयार करना और फिर उस प्रोजेक्ट वर्क को साइट पर रहकर एग्जीक्यूट कराना और फिर किए गए कार्य का मेजरमेंट लेना और उस मेजरमेंट को मेजरमेंट बुक पर एंट्री करना। ये कुछ प्रमुख कार्य हैं। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति की, कि ये कैसे बनते हैं। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू भी बनते हैं और प्रमोशंस के थ्रू भी बनते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो सेंट्रल लेवल पर ये एग्ज़ाम होते हैं और स्टेट लेवल पर ये एग्ज़ाम होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की, इसमें एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एएआई, इसी प्रकार अन्य और भी एग्ज़ाम होते हैं। बात करते हैं स्टेट में, तो स्टेट में जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्ज़ाम होता है, इसी प्रकार अदर स्टेट में भी जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब बात करते हैं एई या असिस्टेंट इंजीनियर की। मित्रों, यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसमें डिसीजन भी इनका होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है। क्योंकि ये पूरे सब डिवीज़न के हेड होते हैं, इसलिए इन्हें एई के साथ साथ एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना और सुपरविजन, मतलब कि जेई के कामों को चेक करना और उन्हें गाइड करना। बात करते हैं ये कैसे बनते हैं, तो ये डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू भी बनते हैं और प्रमोशंस के थ्रू भी बनते हैं। इनके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं। जैसे यूपी में यूपीपीएससी एई के एग्ज़ाम होते हैं, इसी प्रकार अदर स्टेट में भी एई के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हमारे टारगेट और प्लान क्या है। जो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग जेई एग्ज़ाम और एई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। जेई एग्ज़ाम में एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और भी अन्य जो जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। और इसके साथ साथ यूपीपीएससी एई, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, बीपीएससी एई और अन्य जो भी एई के एग्ज़ाम होते हैं वो सब कवर किए जाएंगे। अब रही बात प्लान की, तो हमारे प्लान जो कि बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग आपको बहुत ही कम समय में बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट देने वाले हैं, और जो कंटेंट होगा वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और इसके साथ साथ हम उन गलतियों पर फोकस करेंगे जो सामान्यतः एग्ज़ाम्स में होती हैं। और रही बात रिवीजन की, तो आपको एक स्मार्ट वे पर जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस दिए जाएंगे और रिवीजन कराया जाएगा। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि तैयारी के दौरान क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं क्या हमें करना है। बात करते हैं कंसेप्चुअल स्टडी, मीन्स जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। किसी भी टॉपिक को आपको रटना नहीं है, और रटना भी है तो आपको पहले समझना है उसके बाद रटना है। ऐसा करने पर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम होगा, तो आप आसानी से उसे टैकल कर पाएंगे। देन बात करते हैं सोर्सेज। लिमिटेड आपके सोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि कोई भी आप बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें। इसमें कोशिश करिए कि बुक्स पढ़ रहे हैं तो किसी एक पब्लिकेशन की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक ही बुक पढ़ें। नोट्स पढ़ें तो वो नोट्स इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट की आपको मल्टीपल नोट्स ना पढ़नी पड़े, एक ही नोट्स पर्याप्त हो। इसके लिए आपको कैसे पता चले कि ये नोट्स हमारे लिए पर्याप्त हैं या ये बुक्स मेरे लिए पर्याप्त हैं? उसका सीधा सा है कि आप उस नोट्स को पढ़ें। पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से या उस चैप्टर से पूछे गए हैं उन्हें आप लगाइए। यदि पूछे गए क्वेश्चंस में 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही कंटेंट पढ़ रहे हैं। बाकी का जो 30% बचता है वो खुद आपको एनालाइज करके अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। अब रही बात स्टडी विथ ऑनेस्टी, मतलब पढ़ाई के प्रति आपको पूरी तरीके से ईमानदार रहना है। मीन्स जब आप पढ़िए तो सिर्फ पढ़िए, जब खेलिए तो खेलिए, या मूवी देखना देखिए, लेकिन पढ़ाई के समय आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। अब बात करते हैं क्या आपको नहीं करना है।
उसमें सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म कर देना है कि ये हमें आता है, ये हम एग्ज़ाम में कर लेंगे और ये टॉपिक हमारा अच्छा है। अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तब तक पढ़ना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और रही बात अब डिस्ट्रैक्शन की, तो आज के इस सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करिए कि मेरे पढ़ाई का लेवल क्या है, और उसके हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट देखिए कि मुझे इसके पास जाना है या नहीं जाना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब बात करते हैं वीकनेस। जो भी आपके वीक टॉपिक हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम 15 सब्जेक्ट हैं तो 15 सब्जेक्ट में हमारे 13 हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी के 2 हमने कभी नहीं पढ़ा तो छोड़ ही देते हैं। छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उन पर वर्क कीजिए, उनको पढ़िए और पूरी तरीके से तैयार होकर एग्ज़ाम में जाइए। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। अब हमारा अगला वीडियो आपके सिलेबस के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इरिगेशन इंजीनियरिंग का होगा, जिसमें आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।